अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 16 के साथ आगाज करते हैं। इसमें हमने इंडक्शन को जो है वो डिस्कस करना है। इंडक्शन के दो दो तरह की इंडक्शन जो है वो होती है। एक मैथमेटिकल इंडक्शन है और दूसरी जो है वो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन है। ये दोनों इंडक्शन जो है इन जनरल किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए होता है, जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर हो या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर हो। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम ये देखेंगे कि वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है और वो किस तरह के सेट्स के अंदर होल्ड करती है और कौन से सेट ऐसे हैं जिसमें वो होल्ड नहीं। तो ये तीन टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। उसके अलावा बाकी सारी जो है वो एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगी कि इंडक्शन जो है उसको अप्लाई कैसे करना है। शुरू करते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ। मैथमेटिकल इंडक्शन को आप ये भी कहते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो ये एक रिगरस टेक्निक है जिसमें आप प्रूव करते हैं कि एक स्टेटमेंट है P ऑफ n इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n नो मैटर हाउ लार्ज। ठीक है, यानी आप P ऑफ n को इन जनरल प्रूव कर देते हैं कि ये किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, उसकी वैल्यू चाहे जो भी हो। तो एसेंशियली ये जो प्रूफ है ये डोमिनो इफेक्ट की तरह से होता है। अब डोमिनो इफेक्ट जो है वो क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि डोमिनो इफेक्ट। और ये चीज जो है वो बेस कर रही है प्रेडिकेट लॉजिक के जो इन्फ्रेंस रूल्स आपने पहले भी पढ़े थे। लाइक यहाँ पे इन्फ्रेंस रूल क्या होगा, लाइक आपको पता है कि ये लाइन से ऊपर जो चीजें आएंगी वो आपके पास क्या होगा, ये दोनों आपके हाइपोथेसिस होंगे और ये आपका कंक्लूजन। और हाइपोथेसिस में ये कहते हैं कि आप अपने प्रेडिकेट को प्रूव करते हैं फॉर P ऑफ 1 और फॉर ऑल के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आप ये कहते हैं कि P ऑफ k इंप्लाइज P ऑफ k प्लस 1। अगर ये दोनों हाइपोथेसिस हों आपके तो उससे आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि P ऑफ n जो है वो ट्रू है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये प्रिंसिपल क्यों ट्रू है, इसकी तरफ इसको भी हम देखेंगे कि ये क्या ये वैलिड प्रिंसिपल है या इनवैलिड प्रिंसिपल है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जिसको हमने कहा था कि ये डोमिनो इफेक्ट है, तो डोमिनो इफेक्ट जो है वो क्या। डोमिनो इफेक्ट जो है वो बेसिकली ये चीज है कि अगर आपके पास एक इवेंट होता है तो उस इवेंट के होने से आपका सेट ऑफ इवेंट्स जो है वो ट्रिगर हो जाए, सेट ऑफ सिमिलर इवेंट्स जो है वो ट्रिगर हो जाए, तो उसको आप डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। तो डोमिनो इफेक्ट की अगर आपने पूरी एग्जांपल देखनी है तो ये जो पिक्चर है इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है ये आपको डोमिनो इफेक्ट दिखता है। लेकिन इसमें जो इंडक्शन है वो आपको क्या बता रही है, वो ये कहती है कि आपका एक बेसिक स्टेप है। बेसिक स्टेप ये कहता है कि डोमिनो नंबर 1 फॉल्स, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि फॉर ऑल के अगर डोमिनो नंबर के फॉल्स देन डोमिनो नंबर के प्लस 1 आल्सो फॉल्स। तो अगर ये डोमिनो के और के प्लस 1 जो है ये दोनों फॉल करती हैं और आपका जो डोमिनो नंबर 1 जो है वो भी फॉल करता है, तो उससे आप ये डिड्यूस कर सकते हैं, वो इस चीज को इम्प्लाई करता है कि आपकी तमाम डोमिनोज जो है वो फॉल कर रही हैं जो कि एक या उससे बड़ी। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। लाइक अगर आपको कहा जाए जी कि एक प्रेडिकेट है उसको प्रूव करें फॉर ऑल द इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और फॉर ऑल द इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर c, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसमें सबसे पहले तो आपके पास एक होता है बेसिक स्टेप, या बेसिक स्टेप कहते हैं या बेसिक स्टेप कहते हैं। उसमें आप ये प्रूव करते हैं कि P ऑफ 1 इज ट्रू। ये आपका बेसिक स्टेप है कि P जो है ये होल्ड करता है फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद इंडक्टिव स्टेप में आप ये चीज जो है वो प्रूव करते हैं कि P ऑफ k अगर हो तो P ऑफ k प्लस 1 जो है ये भी ट्रू। अब इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, ये आपको पता है कि ये एक इम्प्लीकेशन है और इम्प्लीकेशन को प्रूव करने के आपने काफी तरीके देखे थे। लाइक आपने देखा था कि इसका डायरेक्ट प्रूफ क्या होता है, प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन क्या होता है, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन क्या होता है। लेकिन इंडक्शन के केस में आप ज्यादातर जो है वो डायरेक्ट प्रूफ जो है वो कर रहे होंगे। डायरेक्ट प्रूफ करने का मतलब ये है कि आप अज्यूम करेंगे P ऑफ k को, और P ऑफ k से आप ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि P ऑफ k प्लस 1 आल्सो होल्ड्स।
यानी P ऑफ K को अज्यूम करने का मतलब ये है कि P ऑफ K ट्रू है, और फिर आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि P ऑफ K इज ट्रू, देन P ऑफ K प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। उसके बाद है कि हमने ये शो करना है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n P ऑफ n इज अ वैलिड कॉन्सिक्वेंट ऑफ इंडक्शन। ठीक है, कि अगर इंडक्शन किसी चीज के ऊपर, यानी इंडक्शन के दो प्रिंसिपल जो है वो होल्ड कर रहे हैं किसी एक सेट के ऊपर या सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 P ऑफ n इज ट्रू, यानी ये एक आपका वैलिड आर्गुमेंट। तो गिवन एनी k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 द सेकंड प्रेमिस, यानी आपके पास दो प्रेमिस थे ना, पहली प्रेमिस ये थी कि P ऑफ 1 ट्रू है, दूसरी प्रेमिस ये है आपके पास कि फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इफ P ऑफ k देन P ऑफ k प्लस 1। ठीक है, अब ये चीज क्या इंप्लाई करती है, अगर आप फॉर ऑल k को एक्सपेंड कर लें, आपको पता है कि फॉर ऑल जो है उसको सिंप्लीफाई अगर आपने करना हो तो आप उसकी वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं, लाइक फॉर ऑल जो है, ये फॉर ऑल के जो है इसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो आप कहेंगे जी कि दिस इज इक्वल टू, यानी दिस like this proposition is equal to P1 implies P2 and P2 implies P3 and P3 implies P4 and Pn minus 1 implies P of n। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर आप रिपीटेडली हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है, n माइनस 1 टाइम्स जो है इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये मिलता है कि P ऑफ 1 जो है वो इम्प्लाई कर रहा है कि P ऑफ n जो है मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ कि हाइपोथेटिकल सैलोजिज्म जो है वो रूल आपको क्या कहता है। वो ये कहता है कि इफ P इम्प्लाइज Q और साथ में आपके पास ये भी हो कि Q इम्प्लाइज R, तो इसका जो आपके पास होगा कंक्लूजन, उससे आप ये ड्रा कर सकते हैं कि P इम्प्लाइज R। आपको याद होगा कि आपकी असाइनमेंट में भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया था, उसमें भी आपकी हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म, तो इसमें P1 इम्प्लाई कर रहा है कि P2 और P2 इम्प्लाई कर रहा है कि P3, इन दोनों के ऊपर अगर हम ये साइलोजिज्म लगाएंगे तो ये P1 इम्प्लाइज P3 हो जाएगा, और उससे आगे क्या है, P1 इम्प्लाइज P3 तक हम पहुंच गए, उससे आगे ये होगा कि P3 इम्प्लाइज P4, तो P1 इम्प्लाइज P3 और P3 इम्प्लाइज P4 को मिलाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे P1 इम्प्लाइज P4। इसी तरह हम वन स्टेप एट अ टाइम, जब हम इस चीज को n माइनस 1 टाइम्स जो है वो अप्लाई करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे P1 इम्प्लाइज P ऑफ n, P1 इम्प्लाइज P ऑफ n। तो जो आपका पहला हाइपोथेसिस है उसमें हमने P ऑफ 1 को प्रूव कर दिया, दूसरा हाइपोथेसिस जो है वो हमें ये रिजल्ट दे रहा है कि P ऑफ 1 इम्प्लाइज P ऑफ n। अब P आपकी जो प्रेमिस नंबर 1 है उसके ऊपर और ये वाला जो आपका इम्प्लीकेशन है कि P ऑफ 1 इम्प्लाइज P ऑफ n, इसके ऊपर अगर आप मॉडस पोनल लगाएंगे तो आपको एसेंशियली ये मिलेगा कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 P ऑफ n इज ट्रू। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो इंडक्शन है ये वैलिड है अगर किसी चीज के ऊपर एक फॉर सम प्रेडिकेट या फॉर सम प्रॉपर्टी इंडक्शन जो है वो प्रूव हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू है फॉर ऑल सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू ऑनवर्ड या फॉर सम नंबर टू ऑनवर्ड। फॉर सम नंबर टू ऑनवर्ड वाला जो केस है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको उसका जो उसका जो इंडक्शन का रूल है उसको भी अलग से हम डिस्कस करेंगे, उसके एग्जांपल्स भी अलग से। उसके बाद ये है कि इंडक्शन हमने ये देख लिया कि ये चीजों को प्रूव करने के लिए, यानी प्रॉपर्टीज को ये प्रूव करने के लिए कि वो सारे सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर वैलिड है या उसके साथ किसी सबसेट के ऊपर वैलिड है, तो हम इंडक्शन को यूज करते हैं। तो इंडक्टिव प्रूफ जो है उसके आउटलाइन क्या होगी, वो किस तरह का लगेगा, तो सबसे पहले जो है वो हमें एक बेसिक स्टेप करना होता है। बेसिक स्टेप में हम ये करते हैं कि हम P ऑफ 1 जो है उसको प्रूव करते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि फॉर ऑल के इन
पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर पी ऑफ के होगा तो पी ऑफ के प्लस वन भी होगा। इसको अगर हम प्रूव कर देंगे तो हम उससे अपना कंक्लूजन जो है वो ड्रा कर लेंगे, जिसको हमने अभी साबित किया कि वो एक वैलिड कंक्लूजन। तो यहाँ पे हमने ये कहा था कि डायरेक्ट प्रूफ जो है वो यूज कर सकते हैं। लाइक ये वाला जो हमारे पास प्रोपोजिशन है कि पी ऑफ के इम्प्लाइज पी ऑफ के प्लस वन, ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये इम्प्लीकेशन है, इसको प्रूव करने के हमने पहले भी तरीके देखे, लेकिन इंडक्शन के केस में ज्यादातर हम इसको जो है वो डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। ज्यादातर का ये मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे तरीके से नहीं प्रूव कर सकते, अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो वो तरीका भी जो है वो काबिल कबूल होगा। तो उसमें आपने ये करना है कि जब आपने दूसरी चीज को प्रूव करने की कोशिश करनी है, अंडर डायरेक्ट प्रूफ आप यही करते हैं कि आप पी ऑफ के को अज्यूम कर लेते हैं और उससे आप पी ऑफ के प्लस वन को जो है वो साबित करने की कोशिश करते हैं, और उससे आपका जो इन्फ्रेंस निकलता है वो ये है कि तमाम जो इंटीजर्स हैं, यानी फॉर ऑल एन जेड पॉजिटिव पी ऑफ एन जो है वो ट्रू। तो ये आपका जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस होगा उसकी पूरी एक आउटलाइन। तो इसमें अगर कोई डाउट रह गया तो इंशाल्लाह जो है वो एग्जांपल के अंदर क्लियर हो। तो सबसे पहले एग्जांपल करते हैं। आपको याद होगा कि गास ट्रिक जो है उसकी हमने डेरिवेशन की थी, वो देखा था कि वो है क्या। तो वो ट्रिक ये था कि वो ये कहता था, यानी उसका जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो ये था कि द सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई। अब हमने प्रूव क्या करना है कि शो दैट फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ये चीज होल्ड कर रही, ठीक है। यानी पी ऑफ एन या वो प्रॉपर्टी जिसको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब बेसिक स्टेप क्या है कि आप पी ऑफ वन को जो है वो साबित करें। तो पी ऑफ वन जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा वन इंटू वन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब ये है कि पी ऑफ वन जो है ये आपका। उसके बाद हम जाएंगे इंडक्टिव स्टेप के ऊपर, जो हमारा सेकंड स्टेप है इंडक्शन का। उसमें हम ये कहते हैं कि ये हमारा इंडक्टिव स्टेप है सेकंड, जो उसकी प्रेमिस थी कि फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू वन पी के इम्प्लाइज पी के प्लस वन। अब इसको हमने प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, लाइक हम डायरेक्ट प्रूफ यूज करते हैं। हम कहते हैं कि अज्यूम किया कि पी ऑफ के ट्रू है। पी ऑफ के ट्रू होने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास इंटीजर्स होंगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो ऑन अंटिल के या अप टू के, तो उनका जो सम है वो के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के बराबर। अब हम ये करते हैं कि हमने उसको अज्यूम कर लिया और हम पी ऑफ के प्लस वन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं जी कि जो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू के प्लस के प्लस वन जो होगा वो किसके बराबर होगा, के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस के प्लस वन। यहाँ पे ये देखें कि ये वाला जो के प्लस वन है ये हमने यहाँ से उठाया और उसको वैसे ही लिख दिया। इससे जो पीछे वाली चीज है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू के, इसको हमने लिखा के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। इसको हमने इसलिए लिखा है इस तरह कि इस चीज को हम यहाँ पे अज्यूम कर, इस चीज को हम अज्यूम कर चुके हैं कि ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया अलजेब्रिकली, और इसमें हमारे पास ये आया कि के स्क्वायर प्लस के प्लस टू के प्लस टू इंटू वन बाई। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये पूरी लाइन जो है ये लास्ट स्लाइड से हमने कॉपी ओवर की है, इसमें कोई चेंज नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है उसमें से अगर आप के कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास के प्लस वन रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप टू कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास के प्लस वन रह जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा कि के प्लस वन इंटू के प्लस टू डिवाइडेड बाई। तो अगर आप इसको देखें कि पी ऑफ के प्लस वन क्या होगा, वो भी इसी के बराबर होगा कि पी ऑफ के प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस वन प्लस द नेक्स्ट इंटीजर। तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, के प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पी ऑफ एन था या ये होल्ड करता है फॉर एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। इसको हमने इंडक्शन के जरिए
उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। लाइक यहाँ पे आपके पास कुछ टिप्स हैं जिनको यूज करते हुए आप कोई नया फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, और डिराइव करने के बाद उसको प्रूव करने के लिए आप इंडक्शन को यूज करते हैं। कंजेक्चर अ फार्मूला, कंजेक्चर का मतलब ये है कि आप बनाते हैं उसको। कंजेक्चर एक ऐसी चीज होती है दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू, यानी जिसको आप समझते हैं कि ये ट्रू है, लेकिन उसका फॉर्मल प्रूफ जो है वो अभी तक आपने नहीं किया। For the sum of first n positive odd integers, then prove your conjecture using mathematical induction sorry। अब इंडक्शन क्या है? ये एक प्रैक्टिकल मेथड फॉर जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी आप एक चीज का जो है उसको अज्यूम करते हैं, एक कंजेक्चर बनाते हैं और उसको यूजिंग इंडक्शन जो है वो प्रूव करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है वो ड्राइविंग का फार्मूला। ठीक है, ड्राइविंग का फार्मूला जो है ये स्पेशल केस है और ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्यों से है? क्योंकि जब आप डिराइव कर रहे होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ योर फार्मूला, यानी आपका क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन जो वो क्या होगा। उसकी एग्जांपल क्या है कि जिस तक जब हमने समेशन के लेक्चर में जो किया था कि आपके जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम था उसका क्लोज फॉर्म फार्मूला निकाला था, तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट था वो मौजूद नहीं था। हमें नहीं पता था कि उसका क्लोज फॉर्म फार्मूला क्या आएगा। उसको हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगा और उसको हम साबित करेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है ये होल्ड करता है और फॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो फार्मूला कंजेक्चर करने के लिए 3 स्टेप्स हैं कि कैलकुलेट द रिजल्ट फॉर स्मॉल केसेस, guess a formula to match all those cases, verify your guess in the general case। अब इन जनरल केस आप अपने जो गैस है उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, उसको हम इंडक्शन के साथ करेंगे। फॉर एग्जांपल जो स्मॉल केसेस हैं, फर्स्ट वन इंटीजर का जो सम है वो 1 के बराबर है और दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 स्क्वायर। 1 plus 3 is equal to 4 which is equal to 2 square। 1 plus 3 plus 5 is equal to 9 which is 3 square। इसी तरह 1 plus 3 plus 5 plus 7 is equal to 16 which is equal to 4 square। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि एक फार्मूला हमारे पास आ रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव हों, उनका सम जो है वो n स्क्वायर के बराबर हो। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे कि 1 plus 3 plus 5 अप टू nth इंटीजर। nth इंटीजर क्या होगा? 2n minus 1। तो इनका जो सम होगा ये n स्क्वायर के बराबर होगा। तो चूंकि समेशन हमने पढ़ ली है तो उसको पता है कि आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, i 1 से n तक जा रहा है और 2i minus 1 जो है इसका जो सम होगा ये आपके पास n स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इस दफा हमारे पास p ऑफ n जो है ये एक्सप्रेशन, इसको हम फार्मूले डिक्लेयर भी कर देते हैं कि ये p ऑफ n के बराबर है। लाइक यहाँ पे हम ये कहते हैं कि p ऑफ n ये है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर आप पहले n इंटीजर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, यानी i इंटीजर्स को ऐड करेंगे फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो सॉरी n इंटीजर्स को ही ऐड करेंगे तो वो n स्क्वायर के बराबर आएगा। प्रूव बाय इंडक्शन, सबसे पहले बेस केस करेंगे, पहले प्रूव करेंगे कि पहले इंटीजर का सम जो है वो 1 के बराबर है या 1 स्क्वायर के बराबर है। तो लेट n is equal to 1, the sum of first one odd positive integer is 1 which is equal to 1 square। तो p of 1 जो है इसको हमने ट्रू कर दिया, तो बेस केस जो है वो हमारा ट्रू होगा। उसके बाद हम जाते हैं इसका जो इंडक्टिव स्टेप है उसकी तरफ। इंडक्टिव स्टेप में हमने ये जो है वो जो हमारा हाइपोथेसिस है इंडक्टिव स्टेप में वो ये है कि फॉर ऑल k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 p of k implies p of k plus 1। तो इसमें इसको अगर ओपन करें, थोड़ा एक्सपैंड करेंगे तो p ऑफ k का क्या मतलब है? वो ये है कि i इज इक्वल टू 1 टू n, ये 1 टू n नहीं आएगा, सॉरी, ये 1 टू k आएगा। इसको मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ। दिस इज 1 टू k। और p अगर 1 टू k है और 2i माइनस 1 को आप ऐड कर रहे हैं फॉर i इज इक्वल टू 1 टू k, तो विच इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो ये वो चीज है जिसको हम कहते हैं जी कि ये हमारी एजम्पशन है। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी एजम्पशन है कि p ऑफ k जो है ये ट्रू है, और हमने p ऑफ k प्लस 1 जो है उसको
प्रूव करना है। अब हम ये करते हैं कि i फ्रॉम 1 to k plus 1 जो ऑड नंबर आएंगे यानी 2i minus 1 उनकी एडिशन कर देते हैं। उनकी एडिशन क्या होगी उसको आप तोड़ सकते हैं दो हिस्सों में। एक हिस्सा जो है वो 1 से लेकर k तक छोड़ दें और दूसरा हिस्सा जो है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट रह जाएगा जो कि 2 into k plus 1 minus 1 होगा, यानी k plus 1th इंटीजर जो होगा वो 2 into k plus 1 minus 1 होगा। उसको अलहदा लिख लिया और बाकी जो समेशन है उसको अलहदा लिख लिया। ये आप क्यों लिख सकते हैं, ये आपने जब समेशन पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था एक चीज जिसको आप कहते थे कि सीक्वेंस स्प्लिटिंग। तो ये सीक्वेंस स्प्लिटिंग की वजह से आप इस तरह से लिख सकते हैं। और अब आपका जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस है उसकी वजह से आप ये लिख सकते हैं कि ये वाली जो आपके पास समेशन है ये के स्क्वायर के बराबर। के स्क्वायर के बराबर ये है, इसको दूसरा जो हिस्सा है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये 2k plus 1 के बराबर। तो के स्क्वायर प्लस 2k plus 1 ये a plus b का स्क्वायर का जो फार्मूला बनता है तो उससे अगर आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा k plus 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो k plus 1 होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 into k into 1। तो यही चीज जो है यहाँ पे लिखी हुई है k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 into k प्लस k into 1। तो ये आपको पता है कि ये वाला जो फॉर्म है कि ये p of k plus 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि if p of 1 is true and p of k is true then p of k plus 1 is also true। तो उससे हम बाय इंडक्शन जो है ये डिड्यूस कर सकते हैं कि p of n is true in general case for all integers where n is greater than or equal to 1। उसके बाद एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में हमने ये प्रूव करना है कि for n greater than or equal to 1 n is always less than 2 raised to power n। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि p of n वो प्रॉपर्टी है जिसको हमने ट्रू प्रूव करना है फॉर ऑल इंटीजर्स। p of n is equal to n less than sorry it is not less than or equal to n is less than 2 raised to power n। तो बेसिक स्टेप क्या होगा कि p of 1 को प्रूव करें तो 1 is less than 2 raised to power 1 यानी 1 जो है 1 ही रहेगा और 2 raised to power 1 2 होगा, तो ये ट्रू है। इंडक्टिव स्टेप for k greater than or equal to 1 prove if pk then pk plus 1। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो pk है वो ट्रू है। pk के ट्रू होने का मतलब ये है कि k is less than 2 raised to power k और हमने प्रूव ये करना है कि k plus 1 is less than 2 raised to power k plus 1। अब हमें ये पता है कि k is less than 2 raised to power k, ये कैसे पता है, बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस। दोनों साइड पे 1 ऐड कर दें तो आपकी इनइक्वालिटी उसी तरह रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। k plus 1 और 2 रेज पर k और प्लस 1 जो ये अलग है, ये पावर में प्लस 1 नहीं है, ये उसके साथ प्लस 1 है, दोनों साइड पे 1 ऐड। तो k plus 1 को अभी हमने छोड़ दिया, अब हम इसको डील कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है 2k plus 1, इसको हम लिख देते हैं कि 2k plus 2k 2k plus 2 रेज पर सॉरी 2 रेज पर k plus 2 रेज पर k। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो 2 रेज पर k है दैट विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो 2 रेज पर k विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम 1 को इससे रिप्लेस कर देंगे तो ये पिछले एक्सप्रेशन के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे सॉरी चूंकि यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी है तो ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये इनइक्वालिटी 2k plus 1 के लिए होल्ड करती है तो ये 2 रेज पर k plus 5 के लिए भी होल्ड करेगी। यानी कि k plus 1 अगर 2 रेज पर k plus 1 से छोटा है तो वो 2 रेज पर k plus 5 से भी छोटा होगा। तो 1 को हमने एक ऐसी क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया जो कि 1 से ज्यादा है, तो आपकी इनइक्वालिटी जो है वो स्टिल होल्ड। जब हमने इस फॉर्म में लिख लिया तो इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास बन गया 2 into 2 रेज पर k, और जो लेफ्ट साइड थी k plus 1 वो हमने साथ लिया, और राइट साइड जो है वो किसके बराबर है 2 रेज पर k plus 1, और यही हमारे पास जो है वो p of k plus 1 के बराबर है। p of k plus 1 यही कहता है कि k plus 1
इज लेस देन 2 रेस पर k प्लस 1, तो यहाँ पे k प्लस 1 है विच इज लेस देन 2 रेस पर k प्लस 1। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि फॉर every positive integer n, n will be less than 2 raised to power n। उसके बाद है जनरलाइजिंग इंडक्शन। लाइक पहले शुरू में मैंने जिक्र किया था कि आप जो है वो 1 के लिए आपका जो है वो सॉल्व करते हैं कि एक आपका जो p ऑफ प्रॉपर्टी है या जो आपका प्रेडिकेट है p ऑफ n वो ट्रू है फॉर 1 एंड ऑल सब्सिक्वेंट इंटीजर्स, तो उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं फॉर सम इंटीजर c दैट इज ग्रेटर देन 1 दैट मे नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, यानी वो 1 से बड़ा भी हो सकता है। लाइक आप किसी प्रॉपर्टी को प्रूव करना चाहते हैं कि वो 5 और उससे बड़े इंटीजर्स के लिए जो है वो वैलिड है, लेकिन उससे कम के लिए नहीं है, या उससे कम की आप बात ही नहीं करते, आप सिर्फ ये कहते हैं कि ये 5 या उससे बड़े इंटीजर्स के लिए वैलिड है, ये 10 या उससे बड़े इंटीजर्स के लिए वैलिड है, या 50 या उससे बड़े इंटीजर्स के लिए वैलिड है। तो इंडक्शन को आप यहाँ वहां पे भी यूज कर सकते। तो इसमें होगा क्या कि आप ये प्रूव कर रहे हैं कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी पी ऑफ एन इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ा कि यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर दिया सी ने विच इज अ कांस्टेंट, और सी मे नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, इन दिस सर्कमस्टेंस जो आपका बेसिक स्टेप होगा वो चेंज हो जाएगा, और बेसिक स्टेप में आपको पी ऑफ सी को प्रूव करना पड़ेगा पी ऑफ 1 की बजाय। और इंडक्टिव स्टेप में आप क्या करेंगे, for all k greater than or equal to c, if p of k then p of k plus 1। इंडक्टिव स्टेप में कोई सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपका k का जो अजम्पशन होगा या k की जो लिमिट होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू c होगी, बजाय इसके कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। और आपका जो बेसिक स्टेप है उसमें आप p ऑफ 1 की बजाय p ऑफ c को, इसको एक एग्जांपल से देखें कि आपने ये प्रूव करना है कि 2 रेज़ पर n इज लेस देन n फैक्टोरियल फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यानी जब भी n की वैल्यू 4 या उससे बड़ी होगी तो आपका p ऑफ n जो है वो ट्रू होगा, यानी आपका 2 रेज़ पर n जो है वो हमेशा कम होगा n फैक्टोरियल से। तो इसका बेसिक स्टेप क्या होगा, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू 4 है, चूंकि हम 4 और सब्सिक्वेंट इंटीजर्स के लिए इसको प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक स्टेप में इसको हमें p ऑफ 4 को जो है प्रूव करना पड़ेगा, सिंस 2 ऑफ 4 इज इक्वल टू 16 which is less than 4 factorial which is equal to 24। तो p of 4 जो है ये ट्रू। अब इंडक्टिव स्टेप में हमने ये करना है, हम ये कह रहे हैं कि हमने इस चीज को प्रूव करना है कि p के if p के then p के plus 1 for k greater than or equal to 4। तो हम ये कहते हैं कि 2 रेस्ट पर k plus 1 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 into 2 रेस्ट पर k के। ये हम इसलिए लिख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंट की डेफिनेशन के तहत हम लिख सकते हैं कि k प्लस 1 अगर किसी चीज की पावर है तो उसकी पावर k को एक दफा लिख ले और पावर 1 को एक दफा लिख ले। तो यही हमने किया है कि 2 की पावर 1 को यहाँ पे लिख लिया, 2 की पावर k को यहाँ पे। तो ये वाला जो पोर्शन है 2 रेज़ पर k, ये हमें पता है कि दिस पोर्शन इज लेस देन k फैक्टोरियल। ये क्यों पता है, ये इसलिए पता है कि हमने ये अज्यूम किया हुआ है, ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस में जो चीज हमने अज्यूम की है वो p ऑफ k है, और p ऑफ k यही कह रहा है कि 2 रेज़ पर k इज लेस देन k फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको k फैक्टोरियल से चेंज कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारी इक्वालिटी थी वो इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी कि 2 रेज़ पर k प्लस 1 इज लेस देन 2 मल्टीप्लाइड बाय k फैक्टोरियल। अब हम करते ये हैं कि 2 को k प्लस 1 के बराबर जो है वो पुट कर देते हैं। k प्लस 1 के बराबर पुट करने से आपकी क्या इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी, वो करेगी अगर आपका k प्लस 1 जो है वो 2 से बड़ा है, 2 या उससे बड़ा है तो आपका जो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। लाइक जिस तरह पिछली दफा हमने इनइक्वालिटी के केस में देखा कि अगर आप एक नंबर को उससे बड़े नंबर से रिप्लेस कर देते हैं तो आपकी इनइक्वालिटी जो है लार्जर देन इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है। तो चूंकि हम ये कर रहे हैं कि k इज ग्रेटर देन 2, k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, हम सॉल्व भी k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए कर रहे हैं, तो k प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो
दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स इफ वी रिप्लेस 2 विद k plus 1। तो अगर हम ये देखें कि k plus 1 टाइम्स k फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, तो ये k plus 1 फैक्टोरियल। लाइक ये जो चीज है ये किसके बराबर होगी, ये k plus 1 के फैक्टोरियल के बराबर होगी। और ये किससे लेस होगी, ये यहाँ पे मैंने गलती से इक्वालिटी का साइन डाल लिया, ये लेस देन होगा। मैं इसको अभी फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया है कि फॉर एवरी इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 2 raised power n is always less than n factorial using induction। उसके बाद है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। जिस तरह हमारे पास पहला जो मैथमेटिकल इंडक्शन था उसको हम कहते थे जी कि दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, और ये है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। इसको आप स्ट्रॉन्ग इंडक्शन भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन आप ये इसलिए कहते हैं कि इट टेक्स अ स्ट्रॉन्गर हाइपोथेसिस। किस तरह से वो भी देखते हैं। आपका बेस केस जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बेस केस आपका वही है कि आपने पी ऑफ 1 के लिए प्रूव करना है। एंड फॉर ऑल k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यू आप ये अज्यूम करते हैं, आप ये कहते हैं कि अगर p ऑफ 1 ट्रू है, p ऑफ 2 ट्रू है, p ऑफ 3 ट्रू है, p ऑफ 4 ट्रू है, अप टिल p ऑफ k, यानी 1 से लेकर k तक सारे p ऑफ i जो है वो ट्रू है, या p ऑफ k जो है वो सारे के सारे ट्रू हैं, देन p ऑफ k प्लस 1 जो है ये भी ट्रू। यानी यहाँ पे आपका जो हाइपोथेसिस है ये एक स्ट्रॉन्गर हाइपोथेसिस है, इसलिए आप इसको कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इंडक्शन है। ठीक है, तो यही चीज जो है वो यहाँ पे डिफाइन बताई गई है कि ये एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस जो है उसको यूज कर। क्यों हमें इसकी जरूरत पेश आती है, बाज़ औक़ात जो चीजें हम नॉर्मल इंडक्शन या मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए प्रूव कर सकते हैं वो इससे प्रूव कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। लेकिन बाज़ औक़ात हमें जरूरत होती है कि हम p ऑफ k की बजाय उससे पीछे जाके किसी चीज को प्रूव किसी चीज से हेल्प लेने की मदद कोशिश करें टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1। ठीक है, नॉट जस्ट फ्रॉम p ऑफ k। तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है सबसे पहले वो हमारे पास आती है कि प्रूव दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, यहाँ पे इक्वल टू 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 है, यानी 2 से शुरू होगा हमारे जो, कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट n इज इक्वल टू p1 p2 p3 up to ps, यानी this can be written as a product of s prime numbers। ये जो पाई है, जिस तरह आपके पास जो सिग्मा था वो समेशन के लिए यूज होता है, ये पाई जो है ये प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। इसी तरह इसके इंडेक्सेस हैं कि i ranges from 1 to s और pi is a product of pi is from 1 to s। और इसमें नंबर ऑफ प्राइम्स जो है वो कितने होंगे इस एक्सप्रेशन में, वो s होंगे। लेट pn हैज दैट प्रॉपर्टी। pn का मतलब ये है कि n हैज दैट प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी ये है कि n कैन बी decomposed या written as a product of s primes, whereas s is some integer number greater than or equal to 1। अब बेसिक स्टेप में आपने साबित करना है कि दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमारा n जो है उसकी रेंज शुरू हो रही है 1 से ज्यादा से। तो इसमें क्या होगा, आपके पास चूंकि 2 जो है वो एक खुद ही प्राइम नंबर है, और इसका जो जिस प्राइम नंबर का ये प्रोडक्ट है वो भी ये खुद ही होगा, देन n इज इक्वल टू p ऑफ 1, और नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स जो है वो कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1। इंडक्टिव स्टेप हम ये कहते हैं कि लेट k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, k को जाने दें 2 और से आगे। अज्यूम कि आपके पास i ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू k, p ऑफ i इज ट्रू। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये स्टेटमेंट ये कह रही है, जो अज्यूम के साथ लिखा हुआ है कि फॉर i ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू k, p ऑफ i। इसका मतलब ये है कि p ऑफ 3 जो है उसको भी आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की शक्ल में लिख सकते हैं, p ऑफ 4 को भी लिख सकते हैं, p ऑफ 5 को भी लिख सकते हैं, p ऑफ 6 को भी लिख सकते हैं, p ऑफ
k माइनस 1 को भी लिख सकते हैं और p ऑफ k को भी इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आपने अपने हाइपोथेसिस में सिर्फ ये नहीं कहा कि p ऑफ k को आप एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं, बल्कि आपने ये भी कहा कि 2 से ज्यादा जितने भी नंबर हैं और जो k और k से कम है उन सबको आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि k प्लस जो 1 जो है ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, अगर तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। k प्लस 1 में दो ऑप्शन होंगे ना, या तो वो प्राइम नंबर होगा या वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर वो प्राइम नंबर है उसका कोई फैक्टर नहीं, जिस तरह 2 का कोई फैक्टर नहीं था इसी तरह k प्लस 1 का भी नहीं होगा, गिवन दैट के k प्लस 1 इज अ प्राइम नंबर। तो उसमें नंबर ऑफ प्राइम्स कितने होंगे जिसका ये प्रोडक्ट है, वो 1 होंगे, और p ऑफ 1 जो है वो खुद से ही k प्लस 1 के बराबर। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि k प्लस 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a b के बारे में हम ये नहीं कह रहे कि ये प्राइम, हम कह रहे हैं कि कोई भी दो नंबर है उसका प्रोडक्ट है। ऐसा होना ही ऐसा जो है वो होना ही पड़ेगा, इसलिए होना पड़ेगा कि इस केस में हम ये नहीं कह रहे कि k प्लस 1 प्राइम है। अगर वो प्राइम नहीं है तो किसी दो नंबर का तो प्रोडक्ट है, जहां पे a और b दोनों 1 से k के दरमियान में। तो a जो होगा वो भी जो प्राइम नंबर है उनके उसका प्रोडक्ट होगा। ये चीज कहाँ से आई, ये हमारी एजम्पशन से आई, जो हमने एज्यूम किया था ना, कि यहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि जो 3 है वो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, जो 4 है वो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, 5 है वो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, k माइनस 1 भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, k जो है वो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि a और b जो है वो लेस देन और इक्वल टू k होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें जो है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होना जो है वो a के लिए भी ट्रू है और b के लिए भी ट्रू है, ठीक है। a जो है वो किन प्राइम्स का प्रोडक्ट है, p1 p2 अप टू pt, और b जो है वो किन प्रोडक्ट्स का प्राइम है, सॉरी किन प्राइम्स का प्रोडक्ट है, दैट इज q1 q2 q3 अप टू qu। और ये चीजें कहाँ से आई, ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस से आई, जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर k प्लस 1 जो है वो किसका प्रोडक्ट होगा, p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू pt, देन q1 इंटू q2 इंटू q3 अप टू qu, यानी k प्लस 1 जो है वो इसका प्रोडक्ट है, चूंकि ये दोनों जो है वो a और b के फैक्टर्स थे। और नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स जो है वो कितने होंगे, कितने प्राइम्स जो है मिल के इस प्रोडक्ट को k प्लस 1 के बराबर करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू p प्लस u, ठीक है। यानी नंबर ऑफ प्राइम्स दैट मेक अप a एंड नंबर ऑफ प्राइम्स दैट मेक अप b। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसमें अगर आप ये सोचे कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उससे अगर आप इसको करते हैं, यानी आप सिर्फ ये कहते हैं कि p ऑफ k ट्रू है और p ऑफ k प्लस 1 को आपने साबित कर, तो आपको ये पता है कि p ऑफ k यानी जो है वो कभी भी फैक्टर में नहीं आता p ऑफ k प्लस 1 के। लाइक अगर आप 6 और 7 को कंसिडर करें तो 7 तो खैर प्राइम है, 8 को कंसिडर कर लें, तो 8 और 7 को कंसिडर करें तो 7 इज नेवर अ फैक्टर ऑफ 8, 8 is never a factor of 9, 9 is never a factor of 10, 10 is never a factor of 11। तो अगर हम सिर्फ p के और उससे अगली को अज्यूम करते हैं और p ऑफ k प्लस 1 को जो है प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें मसला आना, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो इंडक्शन है वो यूज की, जिसमें हमने कहा था जी कि अगर हम p ऑफ k प्लस 1 को जो है प्रूव कर रहे हैं, लाइक हम 10 को प्रूव कर रहे हैं कि 10 इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो उससे हमने ये कहा था जी कि 2 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे उनको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की शक्ल में। उसके बाद है जनरलाइजिंग स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। ये भी उसी तरह से है कि जब आपके पास जो इंडक्टिव स्टेप है वो कुछ इंटीजर्स के लिए वैलिड है फॉर ग्रेटर देन सम इंटीजर b, ठीक है, जो कि फिक्स इंटीजर होगा। अब बेसिक स्टेप में आपको समटाइम्स कैसे क्या करना पड़ता है कि आपको वेरीफाई ज्यादा केस करने पड़ते हैं। पहले तो बेसिक स्टेप में लाइक आपने अगर रिकॉल करें कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन थी उसमें यहाँ बेसिक स्टेप में आप p ऑफ 1 को करते थे या p ऑफ c को करते थे। इसमें बाज औकात आपको जो बेसिक स्टेप है उसमें एक से ज्यादा जो बेस केसेस है उनको हैंडल करना पड़ेगा, लाइक p ऑफ b को करना पड़ेगा, p ऑफ b प्लस 1 को करना पड़ेगा, अप टू p ऑफ b प्लस j, वेयर j इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर।
ये कब करना पड़ेगा, इसकी हम एक दो एग्जांपल देखेंगे, उससे कुछ चीजें जो है क्लियर हो। इंडक्टिव स्टेप में हम ये कहेंगे कि P ऑफ B से लेकर P ऑफ K तक सारे ट्रू हैं, और हमने ये प्रूव करना है कि P ऑफ K प्लस 1 जो है ये भी ट्रू। इंडक्टिव स्टेप में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इंडक्टिव स्टेप उसी तरह से एक्सेप्ट के K जो है उसको हम जो कहते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू B प्लस J, ठीक है। अगर हमने कहना है कि K इज ग्रेटर देन इक्वल टू B प्लस J, तो जो J स्टेप्स हैं वो आपके बेसिक स्टेप में आएंगे, वो आपकी बेसिक जो स्टेप होगा उसके अंदर आप उसको शुरू करें। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, उससे कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि प्रूव दैट एवरी अमाउंट ऑफ पोस्टेज ऑफ 12 सेंट्स आर मोर कैन बी फाउंड यूजिंग जस्ट 4 सेंट्स एंड 5 सेंट्स। 4 सेंट की स्टैम्प्स है या 5 सेंट की स्टैम्प्स है, और उससे आपको ये कहा जा रहा है कि प्रूव करें कि 12 अगर आपकी पोस्टेज जो है वो 12 सेंट है या 12 सेंट से ज्यादा है, जितनी भी ज्यादा है, 12 सेंट है, 1200 सेंट है, 12,000 सेंट है, या एनी नंबर, तो उसको आप 4 और 5 के साथ जो है वो कर सकते हैं, 4 और 5 के कॉम्बिनेशन के साथ आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें एक से ज्यादा बेस केसेस करने हैं, वो क्यों करने हैं उसको हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो P ऑफ n ये है कि पोस्टेज ऑफ n सेंट्स कैन बी फाउंड यूजिंग 4 सेंट एंड 5 सेंट स्टैम्प्स फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो पहला केस ये है कि अगर आपने 12 सेंट की पोस्टेज पे करनी है तो आपके पास 4 स्टैम्प्स होंगी, सॉरी आपके पास 3 स्टैम्प्स होंगी ऑफ 4 सेंट, और जो 5 वाली है वो 0 होगी। अगर आपने 13 करनी है तो आपके पास 2 जो है वो 4 सेंट की होंगी, और एक जो है वो 5 सेंट की होगी। अगर आपने 14 को पे करना है तो एक जो है वो 4 सेंट की होगी और 2 जो है वो 5 सेंट की होगी। 15 को पे करना है तो तीनों जो है वो आपके पास 5 सेंट की होगी। यहाँ पे एक पैटर्न देखिएगा कि जब भी आपने एक नंबर इंक्रीज करना, लाइक आपने 12 को 13 पे लेके गए, तो यहां से आपने 4 सेंट की एक स्टेम्प निकाली, कम की, 3 से 2 पे ले, और एक जो है 1 स्टेम्प जो एक 5 स्टेम्प वाली ले ऐड कर दी। उसके बाद आपने 13 से 14 पे जाना है, आपने फिर ये किया कि एक जो 4 सेंट वाली जो स्टैम्प है उसको रिमूव किया, और जो 5 सेंट वाली एक स्टैम्प है उसको इंक्रीज कर दिया। लाइक यहाँ पे 1 थी और यहाँ पे 2 थी। जब 15 पे गए तो आपने फिर ये किया कि इस 1 को 0 कर दिया, यानी अब 15 में आपके पास 4 सेंट वाली कोई स्टैम्प नहीं है, तीनों स्टैम्प्स जो है वो 5 सेंट पर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन थी जो मैं आपसे बताना चाहता था, इसको हम बाद में यूज करें। तो अभी हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि यहाँ पे जो बेसिक स्टेप था इसमें हमने 4 बेस केसेस क्यों किए हैं इसके बारे में बात करते हैं। और अब हमने ये कहना है कि फॉर ऑल आई बिटवीन 12 एंड 15 P ऑफ आई इज ट्रू, ये हमने अपने बेस केस में शो कर दिया। तो J कितना होगा, J हमारे पास 3 के बराबर होगा, ठीक है। लाइक B से लेकर P ऑफ B से लेकर P ऑफ B प्लस J तक जो है वो हम अपने बेस केसेस में करते हैं। उसके बाद है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में हम कहते हैं जी कि 15 तक जो है वो तो हमने प्रूव कर दिया, 12 से 15 तक। लेट के ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। अज्यूम के अजम्पशन वही है कि आई जो है वो 12 से लेकर के तक, के की कोई भी वैल्यू होगी वहां तक जो है वो P ऑफ आई जो है वो ट्रू है बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस। तो अगर हम ये कहें कि k-3 जो है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ये किस तरह कह सकते हैं, क्योंकि k वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, दोनों साइड से 3 माइनस कर दें तो k-3 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 हो जाएगा। सो P ऑफ k-3 जो है वो भी ट्रू है, क्योंकि हमने कहा था कि 12 या उससे ज्यादा की जो है हो सकती हैं, और 12, 13, 14, 15 को हमने बेस केस में भी। तो P ऑफ k-3 जब होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, P ऑफ k-3 में सिर्फ एक आप 4 स्टैंड की एक स्टैम्प डालें,
तो P of K plus 1 बन जाएगा, ठीक है। लाइक आप ऐड अ 4 cent स्टैम्प टू गेट अ पोस्टेज ऑफ K plus 1, तो इससे आपका जो है वो प्रूव होगा। अब हमने ये डिस्कस करना था कि हमने 4 बेस केसेस क्यों लिए। सपोज हम 4 बेस केसेस ना लेते, हम कहते जी कि हमारा बेस केसेस जो है वो बेस केस में सिर्फ P of 12 को हमने प्रूव किया, और फिर उससे हमें ये करना पड़ना था कि यहाँ पे जो हमने K किया है, K को लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 किया है, यहाँ पे हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 करना पड़ना, क्योंकि 13, 14, 15 को हमने खुद से शो नहीं किया। तो जब हम K को ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 करते हैं, तो K माइनस 3 जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 नहीं रहेगा, बल्कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 रह जाएगा। और 9 के लिए हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि P of 9 ट्रू है या नहीं है, P of 10 ट्रू है या नहीं है, P of 11 ट्रू है या नहीं है। इवन इन केसेस को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, इसके लिए हम प्रूव भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो K माइनस 3 जो है उसको 12 से ऊपर रखने के लिए हमें 4 बेस केस। इसका एक अल्टरनेट प्रूफ भी हो सकता है। अल्टरनेट प्रूफ क्या हो सकता है कि आप 4 की बजाय 5 बेस केसेस करें, ठीक है। 5 बेस केसेस करें और आप ये कहें कि आपका जो K है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, ठीक है। और उसके बाद K+1 को अचीव करने के लिए, P of K+1 को अचीव करने के लिए आप 4 स्टेप वापस जाएं। लाइक आप कहें कि K-4 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, क्योंकि आपने बेस केसेस जो है वो 16 तक किए हैं और K जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, तो K-4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होगा। तो K-4 में अगर आप 5 सेंट की एक स्टेप जो है वो डाल देंगे तो आप K+1 तक पहुंचे। तो K+1 भी ट्रू है, चूंकि आपने K+4 ट्रू था, उसमें आपने 5 सेंट जो है वो डालें, जो कि एक वैलिड एडिशन है, तो आप K+1 तक। तो जितने बेस केसेस करने हैं इस एग्जांपल में, ये अफेक्ट हो रहे हैं, ड्राइव हो रहे हैं आपका जो पोस्टेज की जो वैल्यू है। मिनिमम, जितनी मिनिमम वैल्यू होगी उतने मिनिमम बेस केस होंगे। आप मिनिमम वाले के साथ भी कर सकते हैं। मिनिमम क्या था, K-3 + 4 कर दें। अगर आप दूसरे के साथ करेंगे तो वो K-4 + 5 होगा, उसमें आपको एक और बेस केस करना। अच्छा, अब उसी चीज को हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना है। वही आपके पास स्टेटमेंट है कि पोस्टेज ऑफ 12 cents or more can be made up of 4 cents and 5 cent stamps। तो बेस केस सिर्फ 12 होगा, जिस तरह मैथमेटिकल इंडक्शन में होता है। और प्रूव आपने करना है P के if Pk then Pk+1। तो इसमें P of Pk का क्या मतलब है कि K जो है which is greater than or equal to 12, this is made of 4 cent and 5 cent stamps। तो इसमें दो केसेस होंगे कि K में या तो कम से कम एक $4 की 4 सेंट की होगी, या सारी की सारी 5 की, ठीक है। दो केसेस बनते हैं कि कम से कम जो है K का जो जो कंपोजर है, उसका जो जिस तरह से वो कंपोज हुआ है, उसमें या तो सारे के सारे 5 सेंट वाले हैं, या कम से कम एक 4 सेंट वाला जो है। तो पहला वाला ये है कि अगर हमारे पास कम से कम एक 4 सेंट वाला है इन P of K, ठीक है, जिसको हमने ट्रू अज्यूम किया, तो K+1 तक हम कैसे पहुंचेंगे? आप वो 4 सेंट वाला निकालेंगे और एक 5 सेंट वाली जो है वो ऐड कर दें। यही चीज मैंने आपको जो है वो नोट करवाई थी जब हम 4 बेसिक स्टेप कर के, जब आपने एक इंक्रीज करना है, आइदर यू रिमूव अ 4 सेंट एंड ऐड 1 5 सेंट। या दूसरा तरीका क्या है, यानी दूसरा तरीका, जब आपके पास जब कॉम्बिनेशन में कोई भी 4 सेंट वाला स्टेप जो है यूज नहीं हुआ था, सारे के सारे जो है वो 5 सेंट वाले हुए थे, उस सूरत में आप क्या करेंगे? उस केस को भी हम देखते हैं। जब आपके पास सारे के सारे 5 सेंट वाले हुए थे, तो क्योंकि आपका K जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 है, तो यू नीड एट लीस्ट 3 स्टेम्प्स ऑफ 5 सेंट्स, ठीक है। अगर 2 करेंगे तो वो तो 12 से कम रह जाएंगे, और आपको 12 से ज्यादा, 12 या उससे ज्यादा पोस्टेज पे करनी है। तो अगर वो सारे के सारे 5 वाले हैं, तो आपके पास जो 5 सेंट की जो स्टेम्प्स होंगी वो कम से कम 3 होंगे, ठीक है। तो अगर आपने K+1 पे जाना है, यानी K is made of all 5 cent stamps, और
आपको वो पता है कि वो नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि 5 सेंट की हैं वो 3 से ज्यादा है, तो आपने k+1 पे जाना है, तो आप ये करें कि 3 जो है वो 5 सेंट वाली निकालें और 4 स्टेप्स डाल दें 4 सेंट पर। 15 रिमूव होगा, 16 ऐड हो जाएगा, तो आप k+1 तक। यही वही प्रूफ था जिसको हमने स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से किया, उसके बाद उसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से किया। इससे कुछ चीजें जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए छोड़ी है, वो एग्जांपल ये है कि प्रूव दैट एवरी अमाउंट ऑफ पोस्टेज ऑफ 12 सेंट्स आर मोर कैन बी फाउंड यूजिंग जस्ट 3 सेंट एंड 5 सेंट। 5 नहीं है, ये 7 है। मैं इसको अभी फिक्स करता हूं। 3 सेंट्स एंड 7। ओके, ये चीज जो है ये हमने प्रूव करनी है कि 3 सेंट और 7 सेंट की स्टैम्प से आप 12 या उससे ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें कितने बेस केसेस होंगे? यहाँ तो आप 3 बेस केसेस करेंगे, 12, 13 और 14 के लिए, और फिर आप कहेंगे जी कि यू विल लेट के ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। ठीक है, 14 से ज्यादा इसलिए करेंगे ताकि आप k-2 + 3 कर सकें टू गेट टू k+1। ठीक है, जब आप k-2 करेंगे और आपका k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 14 होगा, तो k-2 विल स्टिल रिमेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन है, वो मैंने आपको एक लिंक जो है इस डॉक्यूमेंट में शेयर किया है। इसमें काफी सारे आंसर हैं। उसमें बुनियादी चीज जो डिस्कस हो रही है कि इसमें आप मल्टीपल बेस केसेस क्यों कर। काफी सारे आंसर हैं, एक आंसर उसमें मेरा भी है। उसमें जो मेरा आंसर है उसमें ये जो एग्जांपल है उसको सॉल्व किया गया यूजिंग स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। आपकी जो एक्सरसाइज है आपने इसको स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से भी करना है, आपने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से भी करना है। ठीक है, लेकिन उस लिंक को विजिट करने से पहले गिव इट अ ट्राई, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। वहां से आपको स्ट्रॉन्ग इंडक्शन जो है उसका मिल जाएगा सोल्यूशन। मैथमेटिकल इंडक्शन को फिर भी आप नहीं। उसके बाद है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैज अ मिनिमम एलिमेंट। मिनिमम का मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट। इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखें कि फॉर ऑल एस, ये फॉर ऑल जो है ये एस के साथ है। फॉर ऑल एस दैट इज सुपरसेट ऑफ 5। ठीक है, ये प्रॉपर सुपरसेट है। इसका मतलब ये है कि एस इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, एस इज नॉट एम्प्टी and S is subset of a natural number. There exists M in S. M is a member of S such that every N in S, ये N में सारे के सारे नंबर जो होंगे या वो M के बराबर होंगे या वो M से बड़े होंगे। N की बात कर रहे हैं कि वो सारे नंबर जो हैं या वो M के बराबर होंगे या सारे के सारे N से बड़े होंगे। अब बात ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड करती है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए और नेचुरल नंबर्स के लिए भी, लेकिन ये होल्ड नहीं करती नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, ना ये होल्ड करती है रियल नंबर्स के लिए, ना ये होल्ड करती है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। देखते हैं कि क्यों नहीं करते। z+ जो है वो आपके पास ये है। ठीक है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी इंटीजर्स जो है वो ग्रो करते जा रहे हैं। अब इसके हम कुछ सबसेट बनाते हैं। पहला सबसेट ये बना लिया 4 5 9 10 20 30। अब इसमें से हम बता सकते हैं कि मिनिमम एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसमें 4। अब दूसरा एलिमेंट हमने दूसरा सबसेट बनाया है S2 5 7 9, यानी 3 से बड़े या 4 से बड़े जो ऑड नंबर्स हैं उनका सेट ले लिया। 5 7 9 11 सो चलते जा रहे हैं इनफाइनाइट। तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा? लीस्ट एलिमेंट उसमें 5 होगा। S3 बना लिया, ये आपका इवन नंबर का सेट है, 2 से शुरू हो रहा है, 2 4 6 सो ऑन। इसमें जो लीस्ट नंबर होगा वो 2 होगा। तो कोई भी हमने इसका सबसेट बनाया पॉजिटिव इंटीजर का, तो वी वर ऑलवेज एबल टू फाइंड अ स्मॉलेस्ट नंबर, अ लीस्ट नंबर। ठीक है, लेकिन ये केस होल्ड नहीं करेगा जब हम नेगेटिव इंटीजर की तरफ जाएंगे। हम पॉजिटिव और नेगेटिव को ही डिस्कस करते हैं, अभी हम रियल नंबर्स को डिस्कस नहीं कर रहे, ना ही रैशनल नंबर्स को।
तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब नेगेटिव नंबर में हम जाते हैं तो तब क्या होता है। नेगेटिव नंबर के कुछ सबसेट्स बना लेते हैं जिस तरह पॉजिटिव के बनाए थे। लेट S4 इज इक्वल टू -4 माइनस सॉरी -5 -4 -3 -2। S4 में हम बता सकते हैं कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर। जी हाँ, हम बता सकते हैं। -5 जो है वो लीस्ट नंबर। S5 जो है वो ग्रो कर रहा है टुवर्ड नेगेटिव, यानी -1 है, -3 है, -5 है, यानी नेगेटिव और नंबर का जो है इसमें हम नहीं बता सकते कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर। क्या -5 होगा, क्या -7 होगा, क्या -9 होगा। अगर हम -1 मिलियन एंड 1 को भी कहेंगे तो देर विल बी -1 मिलियन एंड 3 जो कि इसी सेट का हिस्सा है। तो देर इज नो लीस्ट एलिमेंट इन S5। इसी तरह S6 जो है वो नेगेटिव इवन नंबर्स का है, इसमें -2 -4 -6 नेगेटिव साइड पे होगा। देर इज नो लीस्ट नंबर इन S6। तो यहाँ पे S5 और S6 जो है वो आपकी इस प्रोपोजिशन के लिए काउंटर एग्जांपल्स हैं कि आपके पास जो z नेगेटिव के लिए ये होल्ड नहीं करता। ठीक है, लाइक यहाँ पे मुझे एक चीज करेक्ट करनी है, वो ये करेक्ट करनी है कि यहाँ पे जो हम लिखना चाह रहे हैं ये z नेगेटिव लिखना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो S5 है और S6 है ये काउंटर एग्जांपल है इस प्रोपोजिशन के लिए। ये प्रोपोजिशन कहती है कि जो लीस्ट नंबर है ये वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी है, ये होल्ड करती है नेगेटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, यानी हर सबसेट जो होगा z नेगेटिव का उसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जिससे बाकी तमाम एलिमेंट या छोटे छोटे बड़े होंगे या उसके बराबर। तो हमें जो फाइनाइट सबसेट हमने लिया उसमें तो मिल गया एक लीस्ट एलिमेंट, यानी इसमें तो -5 से बड़े हैं सारे के सारे या उसके बराबर है, लेकिन यहाँ पे हमें लीस्ट एलिमेंट नहीं मिला। तो काउंटर एग्जांपल है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोपोजिशन होल्ड नहीं करती फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इट होल्ड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, इट होल्ड्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमने क्यों ये डिस्कस करनी थी, क्योंकि इसका एक रिलेशन है इंडक्शन के साथ। वो रिलेशन क्या है उसको अभी हम देखते हैं। हमने शुरू में प्रूव किया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो वैलिड है। उसको हमने वैलिड कैसे प्रूव किया था, यूजिंग इन्फरेंस रूल जो है वो प्रूव किया था। दूसरा तरीका ये है कि इसको बाय वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी। अब मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहती है कि if P of 1 is true and Pk implies Pk of 1 is true for some predicate, then for all n P of n where n belongs to positive integers, ये मैथमेटिकल इंडक्शन कहती है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे यूजिंग वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, अभी देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपने ये तीनों चीजें, यानी आपने फॉर सम प्रॉपर्टी P आपने कहा जी कि P of 1 को भी आप साबित कर चुके हैं, P of k implies P of k plus 1 को भी आप साबित कर चुके हैं, लेकिन आपको ये शक है कि P जो है वो तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू नहीं है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, आप ये क्लेम करते हैं कि देयर आर सम इंटीजर्स फॉर व्हिच P of n इज फॉल्स। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो आपका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट अ मैन नेगेटिव P of n, ठीक है, नॉट P of n। अगर कुछ ऐसे इंटीजर हैं जिनके लिए P of n फॉल्स है तो उसको आप एक सेट में डाल दें। लेट T बी सच ए सेट, यानी उसमें n आएगा such that not P of n is true। n डेफिनेटली जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स से हम ले रहे हैं। n such that not P of n जो है वो इसमें ट्रू। याद रहे कि ये तीन चीजें जो है ये आप कह चुके हैं कि हमने साबित कर दी। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि P of 1 को भी आपने प्रूव कर दिया और P of k implies P of k plus 1 को भी प्रूव कर दिया, और साथ में आप इस शक का इजहार करते हैं कि देयर आर सम इंटीजर्स जिनके लिए P of n ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर वो इंटीजर हैं तो आप कहते हैं जी कि उसको एक सेट में डाल दें। बिल्डर नोटेशन से हमने कहा जी कि जिसके लिए P of n ट्रू नहीं है इसको T में डाल। देन T मस्ट हैव लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, T में क्यों लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि T इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, और ये इंटीजर्स के जितने भी सबसेट होंगे, सॉरी T इज अ सबसेट ऑफ नॉट ओनली इंटीजर्स बट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो Z प्लस के जितने भी सबसेट होंगे
उसमें ये प्रॉपर्टी है, उसमें लीस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि लेट m बी द लीस्ट एलिमेंट ऑफ t एंड रिमेंबर p ऑफ m इज फॉल्स। p ऑफ m क्यों फॉल्स होगा? p ऑफ m इसीलिए फॉल्स होगा कि अगर ये फॉल्स ना होता तो ये t में ना आता, ठीक है, इसलिए p ऑफ m को फॉल्स होना पड़ेगा। बट p ऑफ m माइनस वन डज नॉट बिलोंग टू t। p ऑफ m सॉरी, p ऑफ m माइनस वन नहीं, सिर्फ m माइनस वन की बात कर रहे हैं कि m माइनस वन जो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ t। क्यों इसका पार्ट नहीं है? क्योंकि हमने कहा है कि m इज द लीस्ट एलिमेंट। अगर m माइनस वन जो है वो t का पार्ट होता तो फिर m लीस्ट एलिमेंट ना होता, m माइनस वन जो है वो लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो अगर m माइनस वन जो है वो t का पार्ट नहीं है तो फिर p ऑफ m माइनस वन मस्ट बी ट्रू, ठीक है। बाय दिस डेफिनेशन ऑफ t, अगर m माइनस वन t का पार्ट नहीं है तो p ऑफ m माइनस वन मस्ट बी ट्रू। यहां से आगे चलते हैं। अगर p of m minus 1 is true and p of m is false, it contradicts our assumption। हमारी assumption क्या थी? हम तो ये कह के चले थे कि अगर p of k true है तो p of k plus 1 भी true होगा। इस चीज को हमने यहाँ पे assumption में कहा था कि हमने साबित करके आगे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये शक है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसके लिए p जो है वो false है, तो उसको हमने एक सेट में डाल दिया, तो therefore t जो है वो empty होना पड़ेगा उसको, it has to be empty set। and there exists an n, p of n is false, ठीक है। there exists an n not p of n, ये वाली जो प्रोपोजिशन है ये false है। अगर आपने ये तीन चीजें जो है, ये दो चीजें p of 1 को प्रूव कर दिया और ये जो implication है इसको प्रूव कर दिया, it means कि you have proven it for all set of integers greater than or equal to 1। तो यहाँ तक जो है इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकरेंस की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ चीजें